ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग अपने लास्ट लेक्चर से आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने इन्वेस्टमेंट बेसिक्स में व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट पढ़ा था, इन्वेस्टमेंट क्या होता है और ये किस तरह से सेविंग से डिफरेंट है। तो हम लोग ने ये सीखा था कि जब हम इन्फ्लेशन एडजस्टेड इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ किसी ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाते हैं जहाँ पे हमें इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न मिलते हैं, तो हम ये कहते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट है। और जब हम सिंपली किसी ऐसे इन्वेस्टमेंट में पैसा इकट्ठा करते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं, जिसमें हमें इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न नहीं मिलते, यानी हमें इन्फ्लेशन से कम रिटर्न मिलते हैं, तो हम ये कहते हैं कि हम सेविंग कर रहे हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने अपने पिगी बैंक में पैसे रखे, अगर हमने तिजोरी में पैसे रखे, अगर हमने सेविंग अकाउंट में पैसे रखे, अगर हमने करेंट अकाउंट में पैसे रखे, तो हमने खाली पैसे को एक्यूमुलेट कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है। किसी बॉक्स में कॉफ़ी कैन में पैसे रखे, तो हम खाली पैसे को इकट्ठा कर रहे हैं। कॉफ़ी कैन से याद आया, एक बहुत अच्छी बुक है कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग, सौरभ मुखर्जी ने लिखी है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर, स्टॉक मार्केट के ऊपर बहुत अच्छी बुक है, वो सभी को ज़रूर पढ़नी चाहिए, रिकमेंडेड बुक है। तो जब भी हम कभी कॉफ़ी कैन में, तिजोरी में, सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हैं, तो हम सिंपली सेव कर रहे होते हैं, पैसे इकट्ठा कर रहे होते हैं। और जब हम किसी ऐसे इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर देते हैं, किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर देते हैं उस पैसे को जिसमें हमें इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न मिलता है, तो हम कहते हैं कि हम ने इन्वेस्टमेंट करी है। ठीक है। क्योंकि उसमें हमें इन्फ्लेशन को बीट करने वाले रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो कौन कौन से ऐसे एसेट क्लास होते हैं जिसमें हमें इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स मिलते हैं? गोल्ड में मिल सकता है, रियल एस्टेट में मिलता है। अगर हमने लैंड में इन्वेस्टमेंट किया है, जनरली 7-8% के रिटर्न मिलते हैं, मतलब एक इन्फ्लेशन के बराबर ही रिटर्न रहते हैं। और वो रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी एक ही बात हो गई। और इक्विटीज़ में, शेयर्स में, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, और रिट्स करके भी चलती हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होते हैं, उसमें भी कभी कभी ऐसा होता है कि हमें मिल जाता है रिटर्न ठीक ठाक, ज़रूरी नहीं है लेकिन उसमें। तो ये कुछ ऐसे एसेट क्लास हैं, गोल्ड, लैंड, इक्विटी, जिसमें जनरली इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न मिल जाते हैं। और इक्विटी एक ऐसा एसेट क्लास है जिसमें हमें इन्फ्लेशन से लगभग डबल रिटर्न्स मिलते हैं। और इक्विटी में जो रिटर्न्स आते हैं वो आते हैं आपका जो इन्फ्लेशन हो रहा है प्लस जो आपका देश का जीडीपी होता है। अगर फॉर एग्जांपल इंडिया का इन्फ्लेशन 6% का है और जीडीपी 8% से ग्रो कर रहा है, तो हमें 14% का रिटर्न मिलना चाहिए इंडेक्स फंड में, इक्विटी फंड में। ठीक है। तो ये एक सिंपल कैलकुलेशन होती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। व्हेन टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, हमें अपनी इन्वेस्टिंग कब शुरू करनी चाहिए। तो इस इन्वेस्टमेंट का एक रूल होता है कि अर्ली इन्वेस्टमेंट करने से बहुत एडवांटेज मिलता है। जितना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट कर देंगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। द सूनर वन स्टार्ट इन्वेस्टिंग द बेटर, जितनी जल्दी आप करेंगे उतना ही अच्छा है। क्यों? रीज़न क्या है इसका? क्योंकि हमें टाइम ज़्यादा मिल जाएगा। और हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होता है, इसमें पढ़ा होगा आप लोगों ने, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का, कि A इज इक्वल टू P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। यहाँ पे R क्या है? R रेट ऑफ रिटर्न है और n क्या है? टाइम है। तो ये टाइम बहुत मैटर करता है क्योंकि ये पूरी चीज़ को मल्टीप्लाई कर दे रहा है, यानी कि n जितना ज़्यादा होगा आपका A अपने आप उतना ज़्यादा हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले से हमें पता चलता है टाइम की बहुत वैल्यू है। इसीलिए जितना ज़्यादा आप टाइम देंगे इन्वेस्टमेंट को, उतना ही ज़्यादा वो ग्रो करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल कई सारे ऐसे म्यूचुअल फंड हैं, जैसे कि एक रियल म्यूचुअल फंड बताता हूँ, रिलायंस ग्रोथ फंड था जो इस समय निपॉन ग्रोथ फंड के नाम से चल रहा है मार्केट में। 95 में लॉन्च हुआ था। 1 लाख रुपए का जिसने इन्वेस्टमेंट किया था, उसकी 10 रुपये की नेवी बढ़ के इस समय 2000 के आसपास पहुँच गई, यानी कि 1 लाख का इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ हो गया है। 200 टाइम्स के रिटर्न दिए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ नियर अबाउट आप मान सकते हैं 26-27 साल। तो जितना ज़्यादा हम जल्दी इन्वेस्ट करेंगे उतना ही हमारे पैसे को एक्यूमुलेट होने का टाइम मिलता है। एक मैं आपको और एग्जांपल देना चाहूँगा कि अगर इंडियन स्टॉक मार्केट ने जैसे बहुत लंबे समय से 16-18% के रिटर्न दिए हैं, अगर हम किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करें जो हमें 18% का रिटर्न डिलीवर करता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों की एज मान लेते हैं 20 साल और अगले 30 साल तक आपको इन्वेस्ट करना है, आपको 50 ईयर में रिटायर होने का आपने एक गोल बनाया। तो 20 ईयर में जब आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया और 50 ईयर तक उसको रन करना है, नेक्स्ट 30 ईयर रन करना है, और सिर्फ आपने इन्वेस्टमेंट किया
लेट अस अज्यूम 1000 रुपीज़ पर मंथ का। 1000 रुपीज़ एक पर मंथ का एक अमाउंट ऐसा है कि एक आजकल के सन में गरीब से गरीब इंसान कर सकता है। 2 पिज़्ज़ा की कॉस्ट है ये, ठीक है। इतना पैसा तो सब लोग खर्च कर देते हैं कहीं पे, पिज़्ज़ा खाने में खर्च कर देते हैं एक ही दिन में। तो अगर मात्र 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट करता है 18% से 30 ईयर के लिए, तो पता है कितना एक्यूमुलेट होता है अमाउंट? 1,43 लाख। दिस इज़ कॉल्ड पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जितना ज़्यादा टाइम लगाओ उतना ही ज़्यादा फ़ायदा है। एक इसका और मॉडल आता है, करिश्मा करीना मॉडल। करिश्मा करीना मॉडल क्या है? देखिए, करिश्मा करीना मॉडल से हम ये समझेंगे क्यों अर्ली इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा होता है, अर्ली इन्वेस्टमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है। मिस्टर सक्सेना ने 35 साल की एज में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करा। उन्होंने मंथली इन्वेस्टमेंट करा 15,000 रुपीज़ का। 15,000 रुपीज़ का उन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। 50,000 रुपये की उनकी सैलरी थी। 25 साल तक उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। 45 लाख रुपए टोटल उन्होंने इन्वेस्ट किए और रिटायरमेंट अमाउंट 60 ईयर्स पे उनका 4 करोड़ बना। लेकिन मिस्टर गुप्ता स्मार्ट थे, उन्होंने 25 साल पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया और सिर्फ 5,000 किया, यानी 1/3। इन्होंने 15, इन्होंने 5 और 35 साल इन्वेस्ट फॉर 35 ईयर्स टिल एज ऑफ 60। 60 साल तक किया। इन्होंने टोटल इन्वेस्टमेंट किया कितना किया? 21 लाख किया। इन्होंने 45 लाख किया, दुगने से भी ज़्यादा। और इनका रिटायरमेंट कॉर्पस बना 5 करोड़ 70 लाख। क्यों ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि इन्होंने जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। अर्ली एडवांटेज ऑफ अर्ली इन्वेस्टिंग, स्टार्ट अर्ली एंड अवॉइड एडवांटेज ऑफ पावर, अवेल एडवांटेज ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जितना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। क्लियर है कंसेप्ट? टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। उस फॉर्मूले में जो हम लोग ने अभी देखा था उसमें टाइम पावर कर रहा है। तो यानी कि अगर आप इन्वेस्टमेंट अमाउंट मैटर नहीं करता है, यहाँ पे मैटर क्या कर रहा है? डिसिप्लिन मैटर कर रहा है, अमाउंट मैटर नहीं कर रहा है। क्योंकि एक 5 कर रहा है, एक 15 कर रहा है, 3 गुना ज़्यादा कर रहा है, तब भी वो पीछे छूट रहा है। क्यों? क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिसिप्लिन, ये टाइम का था डिसिप्लिन। आप जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था रिलायंस ग्रोथ फंड का, तो रिलायंस ग्रोथ फंड में 1 लाख का उसने 2 करोड़ बना दिया, 200 गुने रिटर्न दिया, लेकिन कितने को मिला? 2% को मिला। 98% उसको इतने लंबे समय तक होल्ड ही नहीं कर पाए। वॉरेन बफेट ने क्या कहा था? उन्होंने 11 साल की एज पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर ली थी 11 साल के जब वो थे, तब वो बिलियनर बन पाए हैं और माना जाता है कि वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट इन्वेस्टर हैं। और उनसे किसी प्रेस रिपोर्टर ने पूछा कि आपकी बिगेस्ट मिस्टेक क्या है लाइफ की, तो उन्होंने कहा कि मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया था और जल्दी करना चाहिए था। क्यों उन्होंने ऐसा कहा? समझते हैं एक एग्जांपल से। अगर ये 30 साल है और यहाँ पे किसी ने 1,000 रुपये 30 साल तक इन्वेस्ट करे, 18% का रिटर्न बना, तो उसका 1 करोड़ 43 लाख हो रहा है, 1.43 करोड़। लेकिन अगर ये 2 साल कम कर दे, सिर्फ 2 साल, तो पता है क्या इसके रिटर्न पे कितना फ़र्क पड़ेगा? इसका रिटर्न हो जाएगा सिर्फ 1 करोड़, 40-50% ड्रॉप कर जाएगा सिर्फ 2 साल से। तो इससे ये पता चलता है कि 2 साल पहले अगर वॉरेन बफेट ने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी होती तो उनके 100 बिलियन की जगह 150 बिलियन होते। इसीलिए उन्होंने कहा था उनकी लाइफ की बिगेस्ट मिस्टेक क्या थी कि उन्होंने लेट स्टार्ट किया था। 2 साल पहले अगर स्टार्ट कर देते तो उनकी वेल्थ 40-50% बढ़ जाती। और उनकी कंपाउंडिंग 18% से नहीं हुई है, उनकी कंपाउंडिंग 21% से हुई है। तो उनके वेल्थ में 50-60% का फ़र्क आ जाता, ठीक है। उन्होंने अपनी वेल्थ को 21-22% से कंपाउंड किया है। इन्वेस्ट रेगुलरली और इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म, नॉट फॉर शॉर्ट टर्म। ये 3 मंत्र हैं। क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए इन्वेस्टिंग के दौरान? जो डॉक्यूमेंट्स हम लोग साइन कर रहे हैं उसको एक बार अच्छे से पढ़ लें, समझ लें, वेरीफाई कर लें जिस इंस्ट्रूमेंट में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। कोई पॉन्जी स्कीम तो नहीं है, कोई चिट फंड स्कीम तो नहीं है, उसमें कॉस्ट कितनी लग रही है, उसमें रिस्क कितना इन्वॉल्व है, ठीक है, उसमें लिक्विडिटी कितनी है, बहुत लंबा लॉक इन तो नहीं है, हमारे गोल को सूट करता है कि नहीं करता है, प्लस उसका कोई रेगुलेटर है कि नहीं है, अगर हमें कोई प्रॉब्लम होगी, कोई फ्रॉड होगा तो कौन हमें हेल्प करेगा। ये सारी की सारी चीज़ें कर लेनी चाहिए। और ये सब करने के लिए जो रिटेल इन्वेस्टर है उसको इतना ज़्यादा चीज़ें अवेयर नहीं होता है, तो उसके लिए अच्छा तरीका क्या है कि उसको एक अच्छे फाइनेंशियल कंसल्टेंट की हेल्प ले लेनी चाहिए। जैसे कि महाभारत के युद्ध में कौरव पांडव 2 पक्ष थे। कौरवों के पास बहुत बड़ी सेना थी, कौरवों के पास बहुत ज़्यादा महारथी थे। भीष्म पितामह अकेले पूरी युद्ध जिता सकते थे, द्रोणाचार्य अकेले पूरा युद्ध जिता सकते थे, कर्ण अकेले सबको हरा सकता था। और
ऐसे करके बहुत महारथी थे उनके पास, लेकिन फिर भी वो युद्ध हार गए। क्यों? क्योंकि उनके पास एडवाइज़र गलत था। कौन एडवाइज़र था उनका? शकुनी एडवाइज़र था, क्योंकि कौरव का। दुर्योधन का एडवाइज़र कौन था? शकुनी थे। पांडव क्यों जीते? कम सेना होते हुए भी, कमज़ोर होते हुए भी, क्योंकि उनके साथ ट्रस्ट थे। उनकी सेना में खाली अर्जुन ही ले दे के एक थे, ठीक है। तो वो इसलिए जीत पाए क्योंकि उनके पास एडवाइज़र अच्छा था। तो एडवाइज़र बहुत मैटर करता है, अच्छा एडवाइज़र होना चाहिए, ठीक है। कोई ऑथराइज इंटरमीडियरी से ही डील करना चाहिए। जब भी कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसको कंपेयर कर लो, ठीक है, अच्छे से कंपेयर कर लो 2-3 स्कीम्स में। बार बार एग्ज़ामिन कर लो कि आपके गोल्स को फुलफ़िल करने के लिए फ़िट है कि नहीं है, और जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसको ये पूरा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ये सारी की सारी चीज़ें कर लेती है। इंटरेस्ट क्या होता है? When we borrow money, we are expected to pay for using it. अगर हम किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो हम उसका कुछ पैसा देते हैं। जैसे अगर हम कहीं रेंट पे घर ले रहे हैं, तो अगर हम घर इस्तेमाल कर रहे हैं किसी का, तो उसको रेंट पे करते हैं। अगर हमने कोई कैब हायर करी तो हम उसका कैब का रेंट पे करते हैं। अगर कहीं मूवी देखने जाते हैं थिएटर में तो हम टिकट लेते हैं, सर्कस जाते हैं टिकट लेते हैं, यानी हम किसी चीज़ का यूज़ करते हैं। जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं तो उसका पैसा देते हैं, हम टेलीफोन यूज़ करते हैं उसका पैसा देते हैं, बिल भरते हैं। तो जब भी हम किसी चीज़ को यूज़ करते हैं तो उसका एक पे करता है, उसको हमें देना पड़ता है पैसा, ठीक है, उसको यूज़ करने का एक चार्ज लगता है। तो उसी तरह से अगर हम किसी का पैसा यूज़ करते हैं तो उसका भी एक चार्ज लगता है, उसको नो इंटरेस्ट कहते हैं, ठीक है। दिस इज़ नोन एज इंटरेस्ट। यानी कि जो हम पैसा यूज़ कर रहे हैं किसी दूसरे का, उसको यूज़ करने के एवज में उसको जो देते हैं चार्ज, उसको हम लोग इंटरेस्ट कहते हैं। तो जिस तरह से हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं उसका चार्ज देते हैं, उसी तरह से अगर हम किसी की मनी यूज़ करते हैं तो उसका भी चार्ज देते हैं। तो इंटरेस्ट इज़ एन अमाउंट चार्ज टू द बोरोवर फॉर द प्रिविलेज ऑफ यूजिंग द लेंडर्स मनी। लेंडर मतलब जो पैसा दे रहा है, बोरोवर जो पैसे ले रहा है, ठीक है। तो अगर कोई बोरोवर है वो इंटरेस्ट पे करता है लेंडर को, किस बात का इंटरेस्ट पे करता है? उसके पैसे को यूज़ करने का, ठीक है। उसके बाद ये फिक्स भी होता है, वेरिएबल भी हो सकता है। व्हाट फैक्टर डिटरमाइन इंटरेस्ट रेट? इंटरेस्ट रेट किस बात पे डिपेंड करता है कि हमें कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, कितना अमाउंट लिया है, इस पर डिपेंड कर सकता है, ठीक है। फिर इन्फ्लेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, डिमांड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करेगा, टाइम कितना है, बिल्कुल सही है, टाइम पे डिपेंड करेगा। रेट तो ही तो इंटरेस्ट है, वही तो बताना है। रेट किस बात पे डिपेंड करेगा, इसी के लिए तो फैक्टर्स ढूंढ रहे हैं। तो पहली बात यह है कि डिमांड एंड सप्लाई कितनी है, मनी की अवेलेबिलिटी कितनी है। अगर मनी की अवेलेबिलिटी बहुत कम है तो आपको बहुत हाई इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है तो आपको इंटरेस्ट रेट बहुत हाई पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब फैक्टर्स मैटर करते हैं। देखो, इन्फ्लेशन रेट, सप्लाई ऑफ मनी, इन्फ्लेशन रेट, डिमांड फॉर मनी, लेवल ऑफ गवर्नमेंट बोरोइंग, गवर्नमेंट ने कितनी बोरोइंग कर रखी है, ठीक है। इन सब चीज़ों पे डिपेंड करेगा इंटरेस्ट रेट। इन्वेस्टमेंट के क्या क्या ऑप्शन है? फिजिकल ऑप्शन और फाइनेंशियल ऑप्शन, ठीक है। फाइनेंशियल जनरली इंटेंजिबल होते हैं। अगर आपने एफडी कहीं कराई तो एफडी जो है वो सर्टिफिकेट बना के दे देता है, लेकिन अभी क्या होता है कि जैसे एचडीएफसी का अकाउंट मैं यूज़ करता हूँ, तो अगर मैं एचडीएफसी में एफडी बनाता हूँ तो वो क्या करते हैं कि वो ऑनलाइन बना देते हैं, कोई कागज़ वागज नहीं देते हैं। तो इस तरह की अब क्या सब इंटेंजिबल हो गया। अगर मैंने शेयर परचेज करे तो मेरे को कोई सर्टिफिकेट भी नहीं मिलता, पहले सर्टिफिकेट मिलता था फिजिकल, अब तो सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो सब कुछ इंटेंजिबल हो गया है, ठीक है। वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स रियल एस्टेट, ज़मीन ले ली, फ्लैट ले लिया, बिल्डिंग ले ली, गोल्ड ज्वेलरी खरीद ली। कमोडिटीज़ जैसे कि वीट, राइस, गोल्ड, कॉपर, एल्युमिनियम, मेटल्स, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, ये सब कुछ एग्रो कमोडिटीज़ होती हैं, कुछ मेटल कमोडिटीज़ होती हैं, कुछ एनर्जी से रिलेटेड कमोडिटीज़ होती हैं, ठीक है। इस तरह की अलग अलग कमोडिटीज़। तो फिजिकल एसेट्स और फाइनेंशियल एसेट। फाइनेंशियल एसेट में फिक्स डिपॉजिट, बैंक, स्मॉल सेविंग, इंश्योरेंस पॉलिसी। इंश्योरेंस वैसे लायबिलिटी होता है, ठीक है। अपने पीपीएफ, पेंशन फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड, डिवेंचर, शेयर्स, ये सब क्या है? फाइनेंशियल एसेट्स हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये आता है कि कार, हमारा महंगा मोबाइल, हमारा टेलीविज़न, हमारी महंगी लग्जरी बाइक,
हमारी महंगी घड़ियाँ, ये भी एसेट हैं क्या? नहीं, एसेट है कि नहीं है? देखिए अकाउंटिंग के टर्म्स में हम लोग अगर बात करेंगे तो वो एसेट है, लेकिन अगर हम लोग कॉमन सेंस पे बात करेंगे, आपने कार खरीदी, आप उसको चला रहे हैं, बाइक खरीदी आपको चला रहे हैं, 10 साल बाद कबाड़ा होकर बेच दी आपने कबाड़ वाले को, उसमें आपको कितना पैसा मिला? आपको उसको मेंटेन करने के लिए फ्यूल भी डलाना पड़ा, उसकी सर्विस भी करानी पड़ी और उसको रिपेयर भी कराना पड़ा, तो पैसा उससे आपकी जेब में आ रहा था कि जा रहा था? तो पैसा जा रहा था। तो जो ऐसा कोई चीज़ जिससे आपके पॉकेट में पैसा आए वो एसेट है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ रॉबर्ट टी कियोस्की। रिच डैड पुअर डैड एक बुक है, उसके ऑथर हैं, अमेरिका में रहते हैं, जैपनीज़ हैं, बहुत फेमस ऑथर हैं। तो उनकी डेफिनेशन ये है कि जो एसेट वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले, और लायबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकाले। तो कार आपकी लायबिलिटी है, टेलीविज़न, महंगा मोबाइल, ठीक है, बाइक, ये सब क्या है? लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि इनसे पैसा आपको मिल नहीं रहा है, उल्टा आपका पैसा खर्च हो रहा है, इनको मेंटेन करने में आपको पैसा लग रहा है, ठीक है? तो ये क्या है? लायबिलिटीज है, एसेट नहीं है। तो अगर इन्हें कॉमर्शियल वे में यूज किया जाए तो भी लायबिलिटी है। अगर कॉमर्शियल वे में यूज़ करोगे तो एसेट हो जाएंगे। मतलब अगर आपने कार खरीदी और उससे आप कमाने लगे और उससे इतना कमा रहे हैं कि उसकी EMI भी जा रही है, उसका मेंटेनेंस भी जा रहा है, उसका डिप्रिसिएशन भी निकल रहा है और उसके बाद भी पैसा बच रहा है, तो वो आपका एसेट हो जाएगा। लेकिन अगर ये सब नहीं निकल पा रहा है, उससे कम निकल रहा है, तब भी वो लायबिलिटी ही रहेगा। आप उससे अर्न कर रहे हैं लेकिन सिर्फ EMI जा रही है, डिप्रिसिएशन नहीं एडजस्ट हो रहा है, उससे मेंटेनेंस एडजस्ट नहीं हो रहा है, तब भी वो लायबिलिटी ही रहेगा, ठीक है? ये थोड़ी नई चीज़ है, लेकिन अकाउंटिंग में आप उसको एसेट में ही डालेंगे, ठीक है? तो क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो आपने समझ लिए होंगे, ठीक है? व्हाट आर वेरियस शॉर्ट टर्म ऑप्शंस अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट? देखिए इन्वेस्टमेंट एक्चुअली लॉन्ग टर्म के लिए होती है, शॉर्ट टर्म के लिए खाली सेविंग्स होती हैं। अगर आपको कंटीजेंसी फंड मैनेज करना है, कंटीजेंसी फंड क्या होता है कि आप जैसे अभी कोविड आया, बहुत लोगों की नौकरी चली गई, और अगर कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो हर महीने कमा के हर महीने खर्च कर दे रहे होंगे, उन्होंने सेविंग नहीं कर रही होंगी अपनी फ्यूचर के लिए, तो वो बहुत प्रॉब्लम में आ गए थे। तो कंटीजेंसी फंड एक ऐसा फंड होता है कि अगर हमारी जॉब या हमारी अर्निंग किसी वजह से नेक्स्ट 3 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए, 1 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए रुक जाए, तब भी हम आराम से कमा पाएँ, मतलब हमारा सर्वाइवल चलता रहे। कमा नहीं पाए, कमाना तो बंद ही हो जाएगा, तब भी हमारा खर्चे चलते रहें, हमारे पास इतना पैसा हो कि वो हमारा एक्सपेंस को मीट आउट कर दे, तो उसको कहते हैं कंटीजेंसी फंड। मतलब एक मुसीबत के समय के लिए बनाया गया है कोर्स, ठीक है? शॉर्ट टर्म के लिए आप बैंक अकाउंट में रख सकते हैं, लिक्विड फंड्स में रख सकते हैं, FD में रख सकते हैं, ये सब पैसा कंटीजेंसी फंड मैनेज करने के लिए, ठीक है? लॉन्ग टर्म के लिए आप पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में है, PPF है, 15 साल का लॉक इन होता है, इसमें कंपनी की फिक्स डिपॉजिट्स होती हैं, बॉन्ड डिबेंचर हैं लॉन्ग टर्म के, म्यूचुअल फंड्स हैं, शेयर्स हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती हैं, ये सब सारे के, ठीक है? अब फिर इसके बाद स्टॉक चेंज आएगा, स्टॉक चेंज, इक्विटी शेयर, और फिर इसके बाद फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें फिर हम लोग डेरिवेटिव वगैरह के बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो आज फिर हम इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं और इसको फिर नेक्स्ट रन पे कंटिन्यू करेंगे, और आप लोग जो है टाइम से ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।